हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मानस रंजन बिस्वाल आप सबको स्वागत करता हूं इस सेशन में। तो आपको आरआरबी एनटीपीसी के बारे में गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन तो मिल गया होगा, न्यूज़ मिल गया होगा कि जो एग्ज़ाम दिसंबर 15 के बाद वो शुरू करेंगे। तो अभी हमारे पास काफ़ी 2 महीने का टाइम यहाँ पे है, तो वहाँ पे पढ़ाई करेंगे ठीक से तो आप आराम से आरआरबी के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट आरआरबी एग्ज़ाम पे जो कि 2016 में हुआ था, वहाँ पे जो सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो जब यहाँ पे आप क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम पे आपको मालूम हो जाएगा, तो आप आराम से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका प्रिपरेशन शुरू होगा मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे वैसे तो हमें मालूम है कि एग्ज़ाम में आपके 30 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड वो 30 क्वेश्चन में से मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करके लाया हूँ जो हम डिस्कस करेंगे। पर उसे वहाँ पे जो 30 क्वेश्चन मिलते हैं मैथमेटिक्स से, उसके साथ साथ रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन मिलते हैं एंड आपको 40 क्वेश्चन जीके के मिलते हैं। तो पूरा आपको 90 मिनट्स टाइम मिल जाता है वहाँ पे। तो 90 मिनट्स में आपको मिल जाएंगे मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए 70 मिनट्स, क्योंकि आपको जीके का 40 क्वेश्चन 20 मिनट्स में ही बन जाएगा। तो 35 मिनट्स में आप मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। तो आपको पूरा मार्क यहाँ पे 30 से 30 मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि आसान से सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखेंगे कि मैथमेटिक्स का कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं एंड आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है एंड क्वेश्चन को एग्जाम पे किस तरह सॉल्व करने होते हैं। तो ये सारे मैं यहाँ पे बताऊंगा कि सारे टेक्निक बताऊंगा किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एंड सिलेबस क्या है मैथमेटिक्स का, तो आप ठीक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे इसी नाम पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वंस आप फॉलो कर लिए तो आपको हर दिन मुझे शाम को 7 PM में डेली क्लासेस मिलेंगे एंड सुबह 11 AM पे भी आपको क्लासेस मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको सारे बेसिक चैप्टर्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे एंड क्वेश्चन डिस्कस भी मिलेंगे। तो हर टाइप के क्लासेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो हर दिन वहाँ पे भी आप क्लास कर सकते हैं, लाइव क्लासेस फ्री में कर सकते हैं। फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे हर दिन 2 बार, सुबह 11 AM में, हम शाम को 7 PM में आपको क्लासेस मिल जाएंगे। एंड उसके अलावा मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं इसी नाम पे एंड टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड यूट्यूब में तो आप फॉलो ही कर रहे होंगे, नहीं किए होंगे तो ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा यूट्यूब पे, क्योंकि आपको भी यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे फ्री में। चलिए आगे चलते हैं। आरआरबी का ये जो सवाल हम लिए हैं 2016 में जो पूछे गए थे शिफ्ट 3 में, ये सारे टायर 1 के एग्जाम के क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, हर क्वेश्चन को डिटेल्स में बताऊंगा किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो पहला का सवाल देखिए कि ये बहुत आसान सा सवाल है जो आप भी कर सकते हैं, आप ट्राई करेंगे खुद में। तो यहाँ पे आपको आंसर बताऊंगा ही, फिर भी आप थोड़ा वीडियो को पॉज लेके वहाँ पे आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा। फिर मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ, पूरा डिस्कशन करेंगे यहाँ पे सारे क्वेश्चन का। देखिए, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2। तो इसको आप बस फैक्टराइज ही करना है और कुछ नहीं करना है। आपको मालूम होगा कि यहाँ पे 132 लिखा गया, मतलब ऐसा 2 नंबर आपको सोचने होंगे जिसे मल्टीप्लाई करने से आपको 132 माइनस 132 मिल रहा होगा एंड उन दोनों को ऐड करने से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे x मतलब 1 ही है यहाँ पे, तो -1 हो रहा होगा। ऐसा कौन सा नंबर है आपको मालूम है ये कि 132 को हम यहाँ पे मालूम नहीं होगा तो भी आप ऐसे कर सकते हैं 2 × 66 एंड 2 × 33 एंड यहाँ पे 3 में करेंगे तो आपको 11 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारे मल्टीप्लाई करने से 12 हो रहा है, यहाँ पे 11, तो एक हो गया आपका 12 और एक हो गया 11। तो यहाँ पे आपका माइनस का साइन है, तो इसलिए मल्टीप्लाई करने से 132 माइनस 132 होगा एंड ऐड करने से 1 होगा। तो देखिए 12 एंड 1 को ऐड करने से 1 होगा जब हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आपका -1 है, मतलब बड़ा वाला नंबर माइनस होगा एंड छोटा वाला नंबर प्लस होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर एक होगा आपका 12x, दूसरा वाला होगा +11x माइनस 132। फिर हम इसे फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पे आप आराम से x कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो x - 12 मिल जाएगा यहाँ पे एंड 11 एंड 132 में आपका कॉमन आ जाएगा 11, तो आप यहाँ पे 11 कॉमन ले लीजिए तो आपको x - 12 रह जाएगा यहाँ पे। फिर बाद में आप यहाँ पे x - 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो आपको यहाँ पे रह जाएंगे x एंड 11। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल चुका है x - 12 एंड x + 11, आपका डी होगा इसका आंसर। वैसे आप ऑप्शन में से भी ट्राई कर सकते हैं, मैं ये भी बता दूंगा आपके ऑप्शन से कैसे ट्राई करेंगे बिना ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए। देखिए यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट 132 दिया गया है, तो आप चेक करें यहाँ पे सारे में 11 एंड 12 दिए हैं, सारे में आपको 11 12। तो यहाँ पे देखिए माइनस है यहाँ पे, मतलब प्रोडक्ट जो होगा नंबर का वो -132 होगा। इसके लिए आपको 11 एंड 12 का
साइन जो होगा जो एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं बनेंगे। एंड यहाँ पे प्लस प्लस है दोनों का, तो ये भी आंसर नहीं बनेंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा 132, तो ये आंसर नहीं होगा। तो बाकी बच गया 2 ठो। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, मतलब बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होगा, तो बड़ा वाला नंबर 12 और 11 में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है 12, तो इसका साइन माइनस है, तो आपका डी ऑप्शन। तो बिना इक्वेशन को सॉल्व किए भी आप इसको बना सकते थे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 2 पे। नंबर 2 पूछ रहा है करण परचेस्ड 1 डजन पेन्स फॉर ₹120। 1 डजन मतलब आपका 12 पेन खरीदा उसने 120 पे, एंड सोल्ड ए पीक ऑफ 3 पेन्स। 3 पेन्स को वो बेच रहा है 35 में। व्हाट इज गेन? तो जब हमें यहाँ पे गेन परसेंट निकालना है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि परसेंटेज में दिया गया गेन, तो गेन मतलब प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, लाभ परसेंट हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमें हमेशा जो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस निकालने होते हैं प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, तो सेम क्वांटिटी के होना होता है। तो कॉस्ट प्राइस आपका 12 पेन्स को हमारे पास तो ऑलरेडी दिया गया है कि ₹120, आपको क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 120 दिया गया है। तो आपको एसपी भी 12 पेन का ही निकालना होगा, ताकि हम सेम क्वांटिटी में कंपेयर करें। पर हमें देखिए यहाँ पे 3 पेन्स को 35 में बेच रहा है, मतलब 12 पेन्स को कितने प्राइस में बेचेगा? देखिए 3 में 12 मतलब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप 35 में भी 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 140 मिल जाएंगे। 35 प्लस इंटू 2 70, फिर 70 इंटू 2 140। तो इसका मतलब वो 3 पेन को 35 में बेच रहा है, मतलब 12 पेन को 140 में बेचेगा। तो देखिए यहाँ पे 12 पेन का मैंने कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस निकाल लिए हैं। तो प्रॉफिट आपका जो गेन आपका यहाँ होगा वो आपको यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, हमें मालूम है। प्रॉफिट नीचे लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है, नीचे आपको कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट यहाँ पे 20 आ गया, नीचे आपका कॉस्ट प्राइस देख सकते हैं 120, बाकी इंटू 100 करेंगे तो 20 इंटू 120 मतलब ये 16 बन रहा है। तो 16 मतलब आपका आंसर हो जाएगा 16.67%। तो आप जानते हैं 16 का वैल्यू तो 16.67% ही होता है, तो यहाँ पे आप आराम से डाल सकते हैं। ये तो बहुत आसान सवाल ही पूछे जाते हैं एग्जाम पे, प्रॉफिट लॉस के भी बहुत ही आसान सवाल थे ये। चलो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया थर्ड क्वेश्चन पे। G is twice as fast as, ये फर्स्ट है, as fast as S in doing a work। ये बता रहा है कि G जो है वो ट्वाइस फास्ट है, मतलब उसका एफिशिएंसी जो होता है वो डबल होता है S से। एंड G कैन डू ए वर्क इन 30 days लेस देन S। तो इसलिए G का डबल एफिशिएंसी है S का, इसीलिए वो 30 days लेस ले रहा है, वो भी S से। तो दोनों हाउ मेनी डेज में लिखा है, हाउ मेनी डेज विल दे टेक कंप्लीट द वर्क टुगेदर। एक साथ काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा काम को ख़त्म करने के लिए। तो इस सवाल को हम आराम से बनाएंगे। देखिए तो मैं आपको 2 तरीके में बता सकता हूँ। पहले आपको एक तरीका बताऊंगा, G एंड S मतलब G हो गया, तो यहाँ पे आप एफिशिएंसी ले लेते हैं, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी मतलब काम करने का स्पीड जो होता है, क्षमता होता है, वही है एफिशिएंसी। तो यहाँ पे देखिए आपका G का स्पीड ट्वाइस ऑफ S लिखा है, मतलब S एक काम करता है तो एफिशिएंसी ऑफ G 2 हो जाता है, डबल हो जाता है, ट्वाइस मतलब 2 हो जाता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी 2:1 है, मतलब आपका टाइम का जो रेशियो बनेगा वो आपका उल्टा हो जाएगा। सेम काम जब कर रहे हैं वो दोनों, तो वहाँ पे उनका एफिशिएंसी एंड टाइम ये हमेशा उल्टा होते हैं, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इसीलिए। तो देखिए G का टाइम आपका 1 यूनिट लगेगा, तो S का टाइम 2 यूनिट्स लगेगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है टाइम का, 1 यूनिट का जो डिफरेंस है, 1 यूनिट का टाइम का डिफरेंस यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि G 30 डेज लेस लेता है S से। तो 1 यूनिट लेस मतलब यहाँ पे 30 डेज लेस हो रहा है। तो यहाँ पे एक का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो G का टाइम आपका 30 डेज हो गया एंड S का टाइम हो गया आपका 60 डेज। मतलब G अकेला 30 डेज में काम कर सकता है एंड S काम को 60 डेज में कर सकता है। अभी दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, मतलब G एंड A साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। देखिए बहुत आसान सा चीज़ है यहाँ पे। पहले आपको टोटल वर्क निकालने होते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, देखिए जब यहाँ पे G हर दिन 2 वर्क करता है तो 30 डेज में कितना कर लेगा, 30 डेज में हर दिन में 2 कर लेता है तो 60 वर्क कर लेता है, तो टोटल वर्क 60 बन गया। अब दोनों साथ में काम करेंगे तो देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ G मतलब हर दिन वो 2 काम कर लेता है, तो S हर दिन 1 काम कर लेता है। तो दोनों का हर दिन का वर्क कितना होता है आपका 2 + 1, 2 + 1 हो गया आपका 3।
2 + 1 3। तो आपको टाइम कितना लग जाएगा 20 डेज। 60 वर्क करने हैं, हर दिन आपका 3 काम बन रहा है, तो आपका 20 डेज में काम खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी बनेगा 20 डेज। तो इस तरह से आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन सर्टन अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% पर annum in 9 years and 12 years। वो बता रहा है कि 12% रेट में 9 ईयर्स का एसआई एंड 12 ईयर्स का एसआई का रेशियो क्या बनेगा। बस सिंपल सा सवाल है। देखिए यहाँ पे रेट्स आपका सेम है, इसका मतलब ये होगा कि जो भी आपका 9 ईयर्स का एंड 12 का जो रेशियो बनेगा, आंसर भी वही रेशियो में बनेगा। तो 9 एंड 12 का रेशियो क्या बनता है 3:4। तो आंसर इसमें 3:4 होगा। ये बहुत छोटा सा आंसर था, पर मैं इसे आपको डिस्क्राइब कर लूँगा किस तरह से करना था। देखिए एक तो आपका 12% में 9 साल के लिए बन रहा है, तो आपका टोटल एसआई कितना बनेगा 108%, क्योंकि हर साल 12%, 9 ईयर्स में आपका 108%। एंड दूसरा वाला आ जाएगा 12% में आपका 12 ईयर्स 12 साल में कितना बनेगा, हर साल 12%, 12 साल में आपको एसआई मिलेंगे 144%। तो अब इसका भी रेशियो निकालेंगे तो आपको वही मिलेगा 3:4। 36 में कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये 3:4 ही आ रहा है, तो आंसर यहाँ पे 3:4। तो ये इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पे रेट सेम है। तो टाइम के हिसाब से जिसका टाइम कम होगा उसका एसआई भी कम होगा, जिसका टाइम ज़्यादा होगा उसका एसआई ज़्यादा होगा। तो 9 एंड 12 का रेशियो बनाइए, 3:4 आंसर दीजिए। बस सिंपल सी बात है, 2 सेकंड का काम है इसमें। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आपका ये आ गया मेन सोल्यूशन से। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रापीजियम गार्डन। इस गार्डन का एरिया निकालना है ट्रापीजियम का। तो इस ट्रापीजियम का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको मालूम होना चाहिए कि ट्रापीजियम का फॉर्मूला जो होता है एरिया निकालने के लिए वो होता है 1/2 हाफ इंटू हाइट। हाइट मतलब ईज होता है आपका हाइट, एंड सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, जो साइड पैरेलल होते हैं उनका सम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये होते हैं आपका फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए। तो इसका मतलब हमें चाहिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड हाफ इंटू हाइट। तो देखिए यहाँ पे पैरेलल साइड कौन सा है, ये वाला आपका एक साइड और एक साइड, ये दोनों साइड आपके पैरेलल हैं। तो इसमें से एक का तो लेंथ हमें मिल गया है कि यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लिखा गया है, एंड बाकी हमें चाहिए नीचे का ये पूरा साइड हमें चाहिए। तो हाइट हमारे पास ऑलरेडी दिया गया, क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब ये आपका हाइट बन गया। यहाँ पे आपका एज भी मिल गया है 12। तो हाफ इंटू 12 आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी हमें चाहिए ये दोनों साइड के सम। तो कैसे निकाले, देखिए यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब यहाँ पे ये 12 हुआ तो ये 13 होगा, तो ये आपको 5 होगा। कि हम जानते हैं कि 5, 12 एंड 13 ये जो होते हैं एक जो ट्रिपलेट होते हैं जिसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। अभी आपको मालूम नहीं तो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बनेगा ये आपका बेस का फॉर्मूला होता है, यही होता है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 5 सेंटीमीटर। 169 माइनस 144 हो जाएगा आपका 25, तो 5 सेंटीमीटर मिल जाएंगे। तो ये 5 हो रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे भी आप यहाँ पे भी एक हाइट ड्रॉ कर लीजिए, तो भी आपको ये वाला 12 ही बनेगा, तो यहाँ पे भी ये 5 बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो होगा इतना वाला ये आपका वही 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये आपका 5 हो गया, यहाँ पे ये 5 हो गया। तो नीचे आपका ये 5 + 15 इक्वल टू आपका बन गया, नीचे का साइड आपका बन गया 25 सेंटीमीटर। बस आपको यहाँ पे डालने होंगे 15 एंड 25 को ऐड कर देना है दोनों साइड को। ये 2 में आपका 6 में कैंसिल हो गया, बाकी ये 40 हो गया, 40 इंटू 6 हो गया 240। तो 240 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका डी ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे। तो काफ़ी आसान सा सवाल था, बस इसे यहाँ पे ड्रॉ करना था कि हाइट को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे भी ये 12 भी बनेगा, एंड ये पहले से 13 है तो आपको ये 5 फिर से मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे ये 12 था, ये 13, तो ये 5 बन गए। तो ये वाला ये 5 प्लस ये 5 10 प्लस ये 15, क्योंकि यहाँ पे 15 मतलब ये वाला भी 15 हो जाएगा। तो इस तरह से बन गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मतलब आपको ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे एग्जाम पे, क्योंकि लास्ट टाइम पूछे गए थे। तो इसका वैल्यू कितना होगा, वैसे तो हमें मालूम है कि इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1। पर किसका वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है। पर इसका हम निकालेंगे किस तरह से, आपको a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो मालूम ही है कि a² + b² + 2ab। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम इसका स्क्वायर बनाएंगे तो आपको साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा प्लस
का स्क्वायर थीटा मिलेगा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि इसका वैल्यू कितना होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आप तो पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो भी आप पढ़ना होगा ये सारी चीज़ आपको। सॉरी, ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू आपका 1 बन गया। तो ये आपका 1 हो गया। बाकी यहाँ पे 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपका आंसर बन गया सी, 1 + 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आराम से मैथमेटिक्स में 35 मिनट्स टाइम दे सकते हैं, 30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th वाला। अली ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर इन 2 मिनट्स इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो आपको यहाँ पे उसका स्पीड निकालना है, वो भी किलोमीटर पर आवर में। तो आपको स्पीड का फॉर्मूला तो मालूम होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। बस सिंपल सी बात करनी है। यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है 300 मीटर एंड नीचे आपको टाइम यहाँ पे 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड को आप पूरा कंप्लीट में सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 मिनट जो होता है वो 120 सेकेंड होता है, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट आपका 120 सेकेंड। 120 + 30 सेकेंड आपका बन जाता है टोटल 150 सेकेंड। तो 150 सेकेंड में 300 मीटर कवर किया। तो आपको यहाँ पे जो स्पीड मिल रहे हैं वो मीटर पर सेकेंड में मिल रहे हैं, पर हमें चाहिए स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करने होंगे 18/5 टू कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर। तो आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने होंगे, तो आपको मीटर पर सेकेंड को 18/5 में मल्टीप्लाई करने होंगे, तो आपका किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो आपको 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको स्पीड मीटर पर सेकेंड में मिल जाएगा। ये तो आप पढ़े होंगे, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसको। तो यहाँ पे ये वाला कैंसिल हो गया। 2 में आपको मिल रहे हैं यहाँ पे 36, 2 × 18 पर 36/5 करेंगे, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यहाँ पे भी आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर आ गया 72, नीचे हो गया 10। ये 10 होगा तो आपको यहाँ पे डेसिमल देना होगा, 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपका आंसर 7.2 लिखा गया सी ऑप्शन पे। ये था आपका आसान सवाल एंड उसका सोल्यूशन। चलिए 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। तो बता रहा है कि 2 नंबर का डिफरेंस का डबल, ट्वाइस मतलब डबल, उनके सम के साथ सेम है। तो ये बता रहा है कि कोई नंबर यहाँ पे ले लीजिए कि a एक नंबर है एंड b एक नंबर है, तो a + b उनका सम जो होता है उनमें का डिफरेंस का डबल होता है। डिफरेंस मतलब a - b, उनका डबल होता है। इस तरह से बताया गया है। तो इस तरह से बताए गए हैं, पर हमें यहाँ पे एक का नंबर ऑलरेडी दिया गया है। एक नंबर आपका 15 है, तो इस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। तो एक नंबर आपका 15 है, तो और एक नंबर कौन सा होगा? ले लीजिए कि एक नंबर आपका 15 है तो दूसरा नंबर आपका x होगा। तो ये बता रहा है कि उनका डिफरेंस जो है वो आपका डबल करेंगे तो आपको सम मिल जाएंगे। सम मतलब आपका होता है 15 + x, 15 + x। तो 15 + x हो रहे हैं यहाँ पे, तो आपका सम आ गया यहाँ पे, जो डिफरेंस बनेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे आपका मैं लिख लेता हूँ कि 15 - x। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा, 3x यहाँ पे आ गया 30 - 15, तो x बन गया आपका 5, क्योंकि 30 - 15 आपका 5 होता है, 15 होता है, 15/3 = 5 होता है। तो आपका x बन गया 5, तो x मिल गया 5 आपका। तो एक दूसरा नंबर पूछा गया था कि दूसरा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 5। तो ये चाहे तो आप ऑप्शन में से भी ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन में से भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एक नंबर 15 है तो दूसरा नंबर 15 होगा, तो डिफरेंस उनका 0 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। तो ये 10 है तो और एक 15 है, तो दोनों का सम जो होता है 25 एंड डिफरेंस जो होता है 5, तो 5 का डबल 25 नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे एक 5 है तो दूसरा वाला 15 है, तो डिफरेंस आपका 10 है एंड सम जो है 20 है, तो यहाँ पे डबल हो रहा है, तो ये वाला आंसर है। तो ऑप्शन में से आराम से आप 5 सेकेंड में ही ट्राई करके जान सकते हैं इसका आंसर, या आप चाहें तो इक्वेशन बना सकते हैं। तो चलिए 9th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसमें। तो 9th क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, लगातार नंबर जो होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, उनका सम यहाँ पे 126 दिया गया है। फाइंड द हाईएस्ट नंबर। ये सवाल आपको बस 5 सेकंड में बन सकता है, पर मैं आपको पूरा मेथड बताऊंगा।
देखिए कंसेक्यूटिव नंबर मतलब एक होता है x, तो दूसरा उससे एक ज़्यादा होगा x+1 और एक होगा x+2। तो ये बता रहा है कि सारे नंबर को जोड़ देंगे, मतलब x+1 प्लस x+2 करेंगे तो आपको यहाँ पे 126 मिलेगा, क्योंकि सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज दिया गया 126। तो यहाँ पे आपको बन जाएंगे 3x, 1 + 2 3 वहाँ पे चला जाएगा, तो आपको यहाँ पे 123 मिलेंगे, x को आपको यहाँ पे 41 मिल जाएंगे 3 में डिवाइड करने के बाद। तो x आपको 41 मिल गया है, तो आपका सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट नंबर पूछा गया, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर होगा x+2। तो हाईएस्ट नंबर होगा x+2 मतलब 43। सिंपल सी बात है, आपका ऑप्शन सी बन गया। तो ये तो छोटा सा इक्वेशन मैं यहाँ पे बना लिया हूँ, आप इसको आराम से समझ गए होंगे। पर और एक तरीका होता है, जब कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं एंड कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो उनका जो एवरेज होता है हमेशा ये बीच वाला मिडिल वाला नंबर होता है एवरेज। ये मिडिल नंबर जो होता है वही हमेशा एवरेज होता है। तो देखिए यहाँ पे सम आपका 126 दिया गया था, तो एवरेज कितना बनेगा ना, एवरेज बनेगा 126/3, क्योंकि 3 नंबर्स हैं तो एवरेज निकालेंगे तो 3 में डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे 42 मिल रहा है। तो एवरेज 42 मतलब मिडिल नंबर इज 42, तो उसका नेक्स्ट वाला नंबर +1 करके आपको मिल जाएंगे 43। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको याद रखने होंगे कि जब कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं या सेम डिफरेंस में नंबर्स होते हैं या एपी में नंबर्स होते हैं, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, तो हमेशा मिडिल वाला नंबर आपका एवरेज बनता है। तो इसी हिसाब से मैंने ये सवाल बना दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप 10वां क्वेश्चन यहाँ पे, सूर्या इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। सूर्या जो है 25 ईयर्स ओल्डर मतलब ज़्यादा एज का है उससे, उसके सन से। एंड ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन। 5 ईयर्स के बाद वो डबल हो जाएगा। तो सूर्या का प्रेजेंट 3 ईयर्स के बाद का एज क्या होगा पूछा गया है। सिंपल सी क्वेश्चन है ये वाला। तो आप चाहें तो इसे इक्वेशन में बना सकते हैं, पर बिना इक्वेशन भी आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि प्रेजेंट में जो यहाँ पे सूर्या है एंड उसके साथ उसका सन भी है, एंड यहाँ पे पहले से लिखा गया है कि सूर्या 24 ईयर्स ओल्डर देन सन। तो आप एक्स लेके कर सकते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा बिना एक्स के भी ये आंसर आराम से बन सकते हैं। तो एक्स में सन को ले रहा हूँ, तो सूर्या उससे 25 ईयर्स ज़्यादा होगा, प्लस एक्स प्लस 25 होगा। तो यहाँ पे बताया गया कि 5 साल के बाद, 5 ईयर्स के बाद, तो हम चले जाते हैं आगे। 5 ईयर्स के बाद मतलब 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स, मतलब आफ्टर ले लेता हूँ यहाँ पे। तो आफ्टर 5 ईयर्स मतलब यहाँ पे 5 साल जुड़ जाएंगे सूर्या के एज में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 30। एंड सन का भी आपका 5 ईयर्स जुड़ देंगे तो ये वाला हो जाएगा x + 5। तो हमने दोनों का एज 5 साल के बाद यहाँ पे निकाल लिए। क्वेश्चन बता रहा है कि इसमें से एक डबल होगा। कौन सा डबल होगा, सूर्या का एज होगा इसका डबल, ये इस तरह से बता रहा है। मतलब आप इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो मैं ये लिख लेता हूँ कि x + 5 में आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x + 30। तो सन का डबल एज होता है ये वाला। तो ये वाला यहाँ पे 2x + 10 हो गया एंड x + 30 हो गया। तो आपका ये होगा x = 20। तो आपका यहाँ पे x का वैल्यू मिल चुका है। तो x कौन है, सन है। सन का यहाँ पे एज आपको मिल गया 20। एंड आप सूर्या का भी एज निकाल सकते हैं, जो कि x + 25 मतलब 20 + 25 आपका बन गया 45 ईयर्स। अभी पूछा गया कि सूर्या का एज 3 साल के बाद कितना होगा। प्रेजेंट में देख रहे हैं कि प्रेजेंट में 45 ईयर्स है, तो 3 साल के बाद आप 3 ईयर्स जोड़ देंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे 48 ईयर्स। ये तो सिंपल सी बात था, आपका सवाल भी बन गए हैं। तो ये क्वेश्चन को आप और आसानी से कर सकते थे, ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये सवाल बिना इक्वेशन के भी बन सकता है। तो प्रेजेंट में आप देखें कि जो आपका सूर्या है एंड उसका सन है, उनके एज में आपका डिफरेंस 25 ईयर्स है। पर ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद भी उनके एज में डिफरेंस 45 ईयर्स ही रहेगा। ये बात आप जानते ही होंगे, किसी का भी एज का डिफरेंस चेंज नहीं होते हैं, हर साल वही डिफरेंस रहता है, मेंटेन होकर रहता है। पर क्वेश्चन में बताया गया है कि 5 साल बाद जो ट्वाइस मतलब 2:1 में आ जाएंगे, सूर्या का एज उस सन का मतलब बेटे का डबल होगा, तो ये 1 एज में रहेगा सन, तो सूर्या का एज डबल हो जाएगा, मतलब 2:2 में रहेगा। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो दिखा रहे हैं 2:1 में 2:1 का डिफरेंस यहाँ पे 1 दिखा रहा है, जो 1 का वैल्यू है यहाँ पे 25 ईयर्स है। तो 1 का वैल्यू यहाँ पे 25 ईयर्स है, मतलब आप यहाँ पे
सूर्या का एज मतलब 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं जो आपको 50 ईयर्स दिलवाएगा। तो आपको यहाँ पे सूर्या का एज मिल गया 50 ईयर्स, जो कि 5 साल के बाद, ये वाला जो एज हम लिखे यहाँ पे ये 5 ईयर्स के बाद का है। तो 5 साल पहले वो 50 ईयर्स एज का हो जाएगा। तो प्रेजेंट में कितना होगा, 5 हटा दीजिए इसमें से 50 में से, तो आपको 45 होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि 3 साल के बाद कितना होगा, तो आप आराम से 48 ईयर्स निकाल सकते हैं। या डायरेक्टली भी आप एक काम कर सकते थे, ये 5 साल के बाद 50 हो रहा है, क्वेश्चन पूछा है 3 ईयर्स के बाद कितना होगा, तो आराम से 50 में से 2 माइनस कर दीजिए, आपको 48 मिल जाएंगे। जैसे भी आप निकाल सकते हैं, बिना इक्वेशन के भी आप आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि 2:1 में उनका रेशियो था 5 साल के बाद, पर 5 साल के बाद उनका एज का डिफरेंस भी 25 था। तो 1 का वैल्यू आपका 25 आ गया, तो 2 का वैल्यू जो होता है वो 50 ईयर्स आ गया। तो हम 5 साल के बाद सूर्या को 50 ईयर्स, तो प्रेजेंट में 45 होगा 5 माइनस करने के बाद, फिर आप 3 जोड़ दीजिए तो 3 साल के बाद 48। चलिए 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे और एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे दिया गया 7 sin थीटा इक्वल टू 1/√2। तो आपको यहाँ पे tan थीटा प्लस cos थीटा के वैल्यू निकालने होंगे। तो इसके लिए आपके जो ट्रिगोनोमेट्री के वैल्यूज़ होते हैं, डिग्री के जो वैल्यूज़ होते हैं, वो आपको याद करने होंगे ताकि ये सवाल आप बना पाएंगे। तो देखिए sin थीटा यहाँ पे 1/√2 दिखा रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइन का कौन से डिग्री का वैल्यू में 1/√2 आ जाता है। ये आपको हमेशा याद करने होंगे। साइन का 45 डिग्री जो होता है उसका वैल्यू होता है 1/√2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। यहाँ पे बस ये आसान सी बात है, थीटा आ गया आपका 45 डिग्री। तो अब यहाँ पे ये वाला आराम से सॉल्व कर पाएंगे। tan 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री आपका बनता है 1 एंड cos 45 का वैल्यू 1/√2। तो इस हिसाब से इन दोनों को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो √2 आ जाएगा ऊपर, +1 नीचे आ जाएगा √2। तो आंसर बन जाएगा आपका डी। तो यही था आप सवाल 11 का। चलते हैं 12 पे। तो यहाँ पे और एक आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ गए, ज्योमेट्रिक एंड मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ गए। इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 108 डिग्री। कोई भी पॉलीगन का यहाँ पे इंटीरियर एंगल जो है वो 108 डिग्री है। तो ये क्या है, वो ऑक्टागन है या पेंटागन है या हेक्सागन है या टेट्रागन है, ये आपको बताना है। देखिए इंटीरियर एंगल का एक फॉर्मूला बनता है हमेशा, आप उस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। वो होता है 180 माइनस 360/n। ये होता है आपका कोई भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला। एन जो होता है, ये एन होता है नंबर ऑफ साइड, जितने साइड्स होते हैं। तो हमें यहाँ पे साइड निकालेंगे तो ही हमें मालूम चलेगा कि कौन सा पेंटागन या ऑक्टागन है या हेक्सागन, कौन सा पॉलीगन है। तो यहाँ पे देखिए 180 माइनस 360 n का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है 108 डिग्री, 108 डिग्री। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसका वैल्यू हमें मालूम है इंटीरियर एंगल 108। तो आपका यहाँ पे 360/n का वैल्यू हो जाता है, इन दोनों को माइनस हो जाएगा तो ये यहाँ पे 72 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 360/72, मतलब आपको 5 मिल रहे हैं n का वैल्यू। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 5। तो 5 इक्वल टू यहाँ पे पेंटागन का आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मीन एंड मीडियन यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन के। तो इसका मतलब देख लीजिए कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके रेलवे एग्जाम पे। तो ये भी ध्यान रहे, आपको थोड़ा सा बेसिक मीन मोड एंड मीडियन के भी कुछ पढ़ाई करने होंगे थोड़ी सी। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं मीन का वैल्यू कितना होगा। मीन तो आपको मालूम, मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का वैल्यू होता है एवरेज, तो आप एवरेज निकाल लेंगे। मीडियन कुछ अलग सा चीज़ होता है, तो मीन जो होता है वो एवरेज होता है। तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस सारे नंबर को ऐड करने होंगे। 7 + 5 12, 12 + 5 17, 19, 26, 32, 37, 40, 47 एंड 53। तो आपको यहाँ पे सम मिल गए 53, क्योंकि आप मीन का होता है कि सम निकालेंगे फिर डिवाइड करें नंबर। कितने नंबर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 नंबर से 10 में डिवाइड करेंगे तो आपका मीन मिल गया आप 5.3। तो देखिए यहाँ पे मीन तो यहाँ पे भी 5.3 है, यहाँ पे भी 5.3 है। बस बाकी रह गया आपको मीडियन निकालने। मीडियन कितना होगा,
तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले इस नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपको अरेंज करना होगा। तो सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है, 2। देखिए मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, फिर बाद में 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे 3, आपको यहाँ पे 3 लिखने होंगे। 4 तो यहाँ पे है नहीं, तो 5 है यहाँ पे, पहला 5 ये वाला है तो पहला 5 यहाँ पे ले लेता हूँ, दूसरा 5 भी है और एक बार 5 है तो और एक बार 5 यहाँ पे लिखूंगा, एंड फिर से यहाँ पे 5 है तो फिर से यहाँ पे 5 लिखूंगा, फिर 6 भी है तो 6 भी लिखूंगा यहाँ पे, और एक बार 6 है यहाँ पे और एक बार 6 लिखूंगा मैं यहाँ पे, एंड फिर आपको 7 3 टाइम्स है यहाँ पे, तो आपको 7 भी यहाँ पे लिखने होंगे 3 टाइम्स। तो ये हो गया आपके असेंडिंग में। तो यहाँ पे मीडियन जो होता है वो सबसे मिडिल में जो नंबर होता है, मिडिल में जो नंबर रहेगा, तो मिडिल में कौन सा नंबर है देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ पे भी आपको 4 हैं। तो मिडिल में आपको 2 नंबर मिल रहे, एक नंबर नहीं मिल रहा है। तो जब 2 मिडिल नंबर मिल रहे हैं मीडियन बीच में, तो इन दोनों को आपका एवरेज निकालने होंगे। 5 + 6/2 आपका मीडियन बन जाएगा 5.5। देखिए इसका आंसर यहाँ पे 5.5 है, ये 5 था ये नहीं होगा, प्लस आपके 5.5 हो गए। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। मीडियन मतलब जो बीच में होते हैं वही नंबर आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में कोई भी इस तरीके में अरेंज कर सकते हैं, एंड एग्जैक्टली मिडिल वाला नंबर ही आपको लेना होगा, वो मीडियन बनेगा। तो सही है। तो यहाँ पे 2 नंबर मिले हैं बीच में, तो इसीलिए आपको उनका एवरेज लेना होगा। एक ही नंबर आ जाता तो वही नंबर हो जाता आपका मीडियन। चलिए 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो B has 32 pens, 24 pencil and 16 erasers. How many sets of these 3 items can be make without any left? किस तरह से हम सेट बनाएं कि हर एक सेट में इक्वल एक सेम नंबर के ही आपको पेन पेंसिल एंड इरेजर रहेंगे एंड कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे नंबर आपको 32, 24 एंड 16 के एचसीएफ निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख ही रहा एचसीएफ मतलब कौन से नंबर में ये सारे नंबर डिविजिबल हैं। सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, जो ये 32, 24 एंड 16 डिविजन। तो आप जानते हैं 8 है वो नंबर जो ये सारे नंबर को डिवाइड कर सकता है, वो सबसे बड़ा वाला है। तो चाहे तो आप यहाँ पे 4 चेक भी कर सकते हैं, 4 8 जा, 4 6 जा एंड 4 4 जा। फिर से आप इसमें 2 करेंगे, 2 4 जा, 2 3 जा एंड 2 2 जा, और आगे नहीं जा रहा है तो यहाँ पे 4 × T 8 बन गया। तो आंसर आप बनेगा 8। तो 8 सेट बन सकता है हर एक का। तो ये 14th सवाल था। 15th सवाल देख लेते हैं यहाँ पे। गोपाल कवर्स 100 किलोमीटर, he travels at a speed of 60 km/h for 40 km and rest at 40 km/h. Find the average speed. तो पहले हम देख लेते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड हमें मालूम है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस जितना कवर हुआ था वो कितने टाइम पे कवर हुआ था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, इसे डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड मिलेगा। तो टोटल डिस्टेंस तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 100 किलोमीटर दिए गए हैं, तो हमें लिख लेते हैं यहाँ पे। बाकी टोटल टाइम जो है हमारे पास टाइम नहीं है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह से वो डिस्टेंस कवर किया। देखिए पहले वो लिखा है कि ही ट्रैवल्स एट स्पीड ऑफ 60 km/h फॉर फर्स्ट 40 किलोमीटर। 100 किलोमीटर जो टोटल था उसमें से पहला जो 40 किलोमीटर था उसे वो 60 km/h में कवर किया। फिर बाद में जो बाकी डिस्टेंस बचा हुआ था, जैसे कि मैं बता दूं कि यहाँ पे और 60 किलोमीटर बचेगा, क्योंकि 100 से 40 कवर किया था तो रेस्ट होगा 60। पर ये 60 किलोमीटर को 40 km/h स्पीड में ट्रैवल किया। तो यहाँ पे आपको नीचे टाइम लिखने होंगे, तो यहाँ पे 2 टाइम निकलेंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो पहले देखिए 40 किलोमीटर डिस्टेंस बाई स्पीड 60, तो 40/60 मतलब ये बन गया आपका 2/3 आवर। एंड यहाँ पे दूसरा वाला जो डिस्टेंस कवर किया 60 एंड 40 स्पीड में, तो वहाँ पे डिस्टेंस 60 था, 60 किलोमीटर, एंड स्पीड था आपका 40। तो यहाँ पे आपका टाइम बन रहा है 3/2 आवर। तो यहाँ पे हमने दोनों का टाइम निकाल दिए, दोनों पार्ट के। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, टोटल टाइम मतलब सारे टाइम को यहाँ पे ऐड करने होंगे। तो हिसाब से आपका बनेगा यहाँ पे, ये आप मल्टीप्लाई 4, ये 9, 13/6। सो यहाँ पे ये 6 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 600/13। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी डिवाइड कर देते हैं इसको। 13 4 जा 52 एंड आपका बच गया यहाँ पे 80। 13 6 जा 78, 20 बच गया, तो 13 1 जा
तो ये 46.1 में आ रहा है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो 46.15 में, तो आपका सी बन जाएगा आंसर। यहाँ पे आपका 46.5.1 आ रहा मतलब एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे आराम से ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं, आप बस 30 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन बना सकते हैं चाहें तो। यहाँ पे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्न सर्टन प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹1000 इन 1 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर annum। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में बता रहा है कि 10% रेट था। व्हाट विल द इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इफ सेम इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली बेसिस। तो हाफ ईयरली में कैलकुलेट करेंगे तो वही 1 ईयर में कौन सा परसेंटेज का इंटरेस्ट मिलेगा पूछ रहा है। जब आपको मालूम है कि 10% पर annum जब रेट होता है तो ये एनुअली होता है। जब आप 6 महीने में एक एक बार कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, हर 6 महीने में एक एक बार, तो यहाँ पे आपका रेट हर 6 महीने के लिए 5% बन जाएगा, क्योंकि 10% पर आना मतलब हर साल में 10%। तो एक साल में 10% मतलब 6 महीने में कैलकुलेट करेंगे, 6 महीने में कैलकुलेट करेंगे तो आपका रेट 5% बन जाएगा। तो इस 6 महीने में भी आपका भी 5% बन जाएगा, हर 6 महीने में आपका 5%। तो यहाँ पे टोटल एक साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा, यहाँ पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सक्सेसिव डाल सकते हैं। सक्सेसिव मतलब a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये सबको मालूम ही होगा आपको। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 बाई 100 कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएंगे 10.25% आपका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन डी देख सकते हैं, जो होगा आंसर डी 10.25% हो जाएगा एनुअली जब कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए ये बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड द सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पे आपको एरिया दिया गया है, सर्कमफेरेंस निकालना है। आपको एरिया सर्कल का मालूम होगा, पाई आर स्क्वायर होता है आपका एरिया, एंड सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं आर का वैल्यू, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 9 पाई दिया गया है, तो आपका पाई दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो आर आपको यहाँ पे 3 मिलेगा, क्योंकि आर स्क्वायर इक्वल टू 9 है। तो यहाँ पे डाल देते हैं इसका वैल्यू, 2 इंटू पाई तो रहेगा यहाँ पे, आर के जगह पे आप डाल सकते हैं 3। तो ये आपका दिखाएगा 6 पाई आंसर। तो 6 पाई आप में ऑप्शन में होगा तो वही वाला हम डाल सकते हैं, बी का ऑप्शन। बहुत आसान सवाल, आप बस 10-15 सेकंड में ये सवाल बना सकते हैं। देखिए कितना ईजी सवाल पूछे जाते हैं आपके रेलवे एग्जाम पे। तो ये प्रीलिम में मेन के क्वेश्चन नहीं, ये प्रीलिम के क्वेश्चन है। तो चलिए आप आराम से प्रीलिम में 30 में से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इतना टाइम आपको मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए 18 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ए पर्सन कैरीज ₹165 इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹5, ₹10 एंड ₹20। इस 3 डिनोमिनेशन, उसके पास 5 रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के एंड 20 रुपीज़ के कुछ नोट्स हैं, वो भी 3:2:1 रेशियो में, एंड पूछे गए हैं कि 20 रुपीज़ डिनोमिनेशन में कितने रुपए का उनके पास था। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि उनके पास ₹5 का नोट था, ₹10 का नोट था एंड ₹20 का नोट था। तो रेशियो यहाँ पे आप दिखाया गया है कि नोट्स का रेशियो 3:2:1 पे है। तो लीजिए कि ये 3x हो गया, ये 2x हो गया, ये x हो गया, ये हो गया आपका नंबर ऑफ नोट्स। तो टोटल वैल्यू कितना होगा हमारे पास, यहाँ पे टोटल दिया गया, टोटल पैसा उसके साथ 165 है। तो यहाँ पे ₹5 का नोट 3x तो है, तो आपका टोटल वैल्यू कितना होगा, मल्टीप्लाई करने होंगे, तो आपको यहाँ पे 15x मिलेंगे प्लस, तो आपको ₹10 के नोट्स जो हैं 2x नोट्स हैं, तो यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू मिल जाएगा 20x, फिर प्लस यहाँ पे 20 रुपीज़ के नोट्स 1x हैं, तो यहाँ पे 20x होगा, इक्वल टू आपका टोटल 165 रुपीज़ होगा। तो जोड़ देंगे सारे को, तो हमें यहाँ पे 55x मिल रहे हैं, जिसका वैल्यू 165, तो x का वैल्यू होगा 3। तो यहाँ पे x मिल चुका है, तो आपका 20 रुपीज़ का जो नोट था वो कितना नोट था, 1x यहाँ पे लिखा गया, मतलब एक ठो ही नोट था। तो इसका मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा, ₹3, मतलब ये हो जाएगा x, यहाँ पे x 3 है, तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू 3 मिला है। तो 3 नोट्स मिले थे 20 रुपीज़ के, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, ₹60। तो आपके टोटल 60 रुपीज़ के 20 रुपीज़ नोट्स के 3 नोट्स से ₹20 के, तो आपका टोटल वैल्यू उसका 60 होगा। तो ये था आपका 18 सवाल। 19 पे चलते हैं। 10 people can do a work in 30 days. In how many days
15 पीपल कैन कंप्लीट डबल द वर्क, डबल काम करेंगे। ये तो बहुत सिंपल सा काम है। 10 पीपल काम कर रहे हैं 30 डेज में, तो 15 पीपल कितने दिन में काम करेंगे ये हमें मालूम है कि 30 इंटू 10 ये आपका टोटल वर्क बन जाएगा। नीचे आपको 15 डिवाइड करने होंगे, तो 15 में 2, तो यहाँ पे आपको 20 डेज मिलेंगे। पर यहाँ पे पूछा गया कि डबल काम करना है, तो डबल वही एक सिंगल काम करने के लिए 20 डेज, तो डबल काम करने के लिए इंटू 2 करना होगा आपको 40 डेज। तो ये हो गया आपका आंसर सी। तो बहुत से सिंपल था यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा गया कि विच द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द हाईएस्ट, कौन सा फ्रैक्शन हाईएस्ट है। ये तो आप आराम से बना सकते हैं। इसमें कौन से, देखिए कितने इजी सवाल पूछे जाते हैं। इसको आप 5/4 करेंगे तो आपको डेसिमल में ये 1.5 दिखाएगा। 4/3 को आप डेसिमल लेंगे तो आपको 1.33 दिखाएगा। 3.2 मतलब ये 1.5 दिखाएगा। 6.5 मतलब ये 1.2 दिखाएगा। तो आप इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप आराम से जान पाएंगे कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो सबसे हाईएस्ट पूछा गया है, तो हाईएस्ट आ गया है आपका 3.2 जो कि 1.5 दिखा रहा है, तो सी ऑप्शन। तो बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2016 में। तो इस तरह से हम देखेंगे तो इस साल भी आपको इसी तरह के सवाल मिलेंगे, इतने इजी लेवल के मिलेंगे, तो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आपको और भी क्वेश्चंस की ज़रूरत हो तो मुझे ऑन अकेडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे रेलवे के कोर्सेस मिल जाएंगे, एसएससी के कोर्सेस मिल जाएंगे। इसी मानस रंजन बिस्वाल के नाम पे सर्च कीजिएगा। वहाँ पे आपको हर दिन 2 क्लासेस मिलेंगे, शाम को एंड सुबह। मैंने जस्ट टाइम बताया था, शाम को 7 PM में आपको क्लास मिलेंगे एंड सुबह 11 AM पे भी क्लास मिलेंगे। हम हर चैप्टर का वहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट भी कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप मुझे जुड़ सकते हैं एंड अच्छी तरह अपने आप को प्रिपेयर करवा सकते हैं बैंकिंग, एसएससी एंड रेलवे एग्जाम के लिए। तो चलिए, आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर लाइक दीजिएगा एंड मुझे जो फॉलो नहीं किए वो फॉलो भी कर सकते हैं। तो और एक सेशन में और दूसरे शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे एंड बाकी चैप्टर का भी यहाँ पे हम सेशन शुरू कर लेंगे इस महीने। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।